विरोध में, और जिस प्रकार से वो सारा इकट्ठ कर रहे, जो भी कर रहे वो आज आपके सामने है। लेकिन यहाँ भी आए थे और जिस प्रकार से उन्हें अपने आपको किसान हितैषी दिखाने का और किसान दिखाने का प्रयास किया, आपको पता ही चल गया कि जिस प्रकार ट्रैक्टर पे सोफा लगाया कि श्रीमान जी चले, तो उससे ही पता चल गया कि कितनी कैपेसिटी और कितनी बात करने की वो है। दूसरा, जो लिख के बात दे दी, आम जनता में एक ही मैसेज गया कि राहुल गांधी वही बोलेगा जो लिख के बात दे दी, उसको स्वयं भी पता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। अगर राहुल गांधी को इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी बेहद खतरनाक बात है, और अगर जानकारी है और जानकारी के बाद बकाने का काम कर रहा तो वो भी बेहद खतरनाक बात है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने आप ही इस बात का वादा किया था और इस बात पे वोट मांगे थे कि हम इस प्रकार के बिल, इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे किसान को लाभ होगा। लेकिन अब वो उसी का विरोध कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले ही कह दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। अब कांग्रेस कह रही है कि चौथा बिल लेके आओ और जिसमें लिख के दो कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, जब कांग्रेस का राज था तो तब उन्हें लिख के दिया था क्या? तब उन्हें कोई ऐसा बिल लेकर आए थे कि तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है। दूसरा कहें वो मंडी समाप्त हो जाएगी, तो मंडी कैसे समाप्त हो जाए? हमने कहा मंडी जारी रहेगी। हमने जो पुराना था उसमें कुछ भी नहीं बदला, हमने नया दिया जो कुछ दिया। उस नए में क्या दिया कि हमने कहा कि अगर किसान अपनी चीज को बाहर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, बाहर भी मंडी हो सकती है। और उस मंडी के क्या क्या लाभ होंगे? पहला लाभ तो यही है कि जब ग्राहक ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक है कि बेचने वाले को लाभ होगा। अभी तक उसके पास एक ही विकल्प था, वो था एमएसपी, जो सरकार का था न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई बहुत बढ़िया नहीं है चीज, ये कि हम न्यूनतम पर बेचा, होना तो अधिकतम पे चाहिए। तो सरकार ये कहती है कि अब अधिकतम का प्रयास करो, अगर अधिकतम ले सको तो ठीक है, नहीं तो न्यूनतम पे हम आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं। तो न्यूनतम का तो कोई चक्कर ही नहीं हो, तो जैसे खरीद रहे वैसे ही खरीद रहे। तो सरकार कह सकती है कि बाहर बेचो, अगर आप बाहर बेच सकते हो। आप बाहर कैसे बेचोगे साहब? आप कहोगे बाहर कैसे बेचा? पहली बात तो यह है कि आज तो फर्क पड़ गया, पहले 4% थी मार्केट फीस, अब अगर 4% को आप लगाओ और बाहर बेच दिया, तो आप ये लगाओ कि गेहूं पे लगभग 80 रुपए का फर्क था। 80 रुपए का फर्क था, अगर बाहर बेच दी तो 80 रुपए किसने मिलते हैं? किसान ने मिलते हैं। आज भी 20 रुपए का लाभ होगा अगर वो बाहर बेचेगा, तो खरीदने वाले को 20 रुपए का जब वो होगा तो निश्चित तौर से वो पैसे किसान पे ही जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि किसान उसी प्रकार की खेती क्यों करा जैसी कर रहा नहीं करा ना। आज आप देखो बड़े बड़े किसान जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा कमा रहे, लेकिन छोटा किसान नहीं कर सकता ऑर्गेनिक खेती। अगर वो करता भी है तो उसके लिए समस्या यह है कि उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? मैं 2 एकड़ का किसान हूं और मैंने 2 एकड़ में खेती करी और आपने कहा कि भाई वो इस भाव बेच रहा कि उसकी ऑर्गेनिक है, तो कोई भी आदमी कह देगा पता नहीं, हमें तो है कि नहीं है, तो विश्वास नहीं। लेकिन अगर बाहर मंडी होगी और कोई आदमी इस टाइप का काम बिजनेस शुरू कर देगा, तो स्वाभाविक है वो इस टाइप की एक मशीन लेकर आएगा जो चेक कर देगी, और जो आपकी फसल को चेक करके बताएगी कि आपकी ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सका और आप अच्छे पैसे ले सका। वही गेहूं जो सी आप मध्य प्रदेश से आज 3035 रुपए खरीद रहे, तो उसने मेरा किसान भी 3035 रुपए बेच सकता है। मैं जहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां एक साइड में यूपी है और एक साइड में हिमाचल और एक साइड में हरियाणा है। ये जो कहते हैं कि बाहर से जो छूट है, ये तो पहले भी थी। किसान को बेचने की छूट थी, व्यापारी को खरीदने की छूट नहीं थी। किसान के साथ कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन व्यापारी को कहता। और मैं जानता हूं कि यूपी में से जो भी किसान हरियाणा में गेहूं लेकर आवा था, तो वो किसी न किसी बिचौलिए पे बेचता था, और हमेशा वो 100-150 रुपए कम में बेचा था उस पर। लेकिन इस कानून के आने के बाद, चाहे फिर वो हिमाचल का है चाहे यूपी का है, अब उसको कम नहीं उसकी बिकागी, उसकी पूरे में बिकागी। अगर व्यापारी भी खरीदेगा तो वो जो डिफरेंस होगा 5-10 रुपए का डिफरेंस होगा, 150 रुपए का डिफरेंस अब नहीं रहने का, वो उसको उसकी कीमत ठीक मिलेगी। तो इससे सारे के सारे। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है, ये जो बात हो रही है बड़े किसान की बात है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ ऐसी जमीन है।
ऐसे किसान साल भर कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं कि भाई किसी ने 1 क्विंटल गेहूं बेच दी, कभी जरूरत पड़ी तो उसने आधा क्विंटल गेहूं बेच दी, तो इस प्रकार का चलता रहता है। और कुछ व्यापारी हैं जो वो खरीदते रहते हैं। अगर आप गांव में जाएगा देखोगे तो जो लोग सामान लेगा जहां, तो वो गेहूं भी लेगा वहां गाँव में इकट्ठी करके, तो किसी की 1 क्विंटल खरीद ली, किसी की 2 क्विंटल खरीदी। लेकिन वो खरीदने वाला क्या था, इस बात का रिस्क था क्योंकि मंडी बोर्ड वाले आदमी रास्ते में खड़े होते और वो उसको पकड़ लेते इस बात के नोगे, क्योंकि तूने हमारी जो फीस थी वो दी नहीं है, इसलिए उसको फाइन कर देते। तो स्वाभाविक अगर उसके ऊपर फाइन होगा तो वो रिस्क है ना उसका, तो रिस्क कवर करेगा ना जी। तो जब रिस्क कवर करेगा तो वो किस पर लगागा, किसान पर लगागा जिसमें खरीदी। लेकिन जब सरकार ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो रिस्क कवर खत्म हो गया और किसान को अच्छा रेट मिला। क्यों रेट मिलागा, क्योंकि आज तक वो व्यापार करने वाले 5 लोग थे जिनमें थोड़ा ये काम करने का डेट था, लेकिन अब वही व्यापार करने वाले कितने हमें 10 लोग आ जाएंगे और किसान ने अच्छी कीमत उसकी मिलेगी। दूसरा बात ये कह रहे कि भाई सरकार ने कह दिया कोई भी अपनी चीज कहीं भी बेच सका, तो छोटा किसान महाराष्ट्र की कर लेगा जाएगा। मैंने कब कहा महाराष्ट्र लेगा जाएगा, वो हमने नहीं कहा, मैंने तो यही जो यूपी की बात कही यूपी वाला लेगा जाएगा। और दूसरा मैंने जो बात ये कही कि भाई हिमाचल का होगा, हिमाचल का लेगा जाएगा। लेकिन छोटा किसान का क्या है कि बीच का कोई आदमी उसे दूर भी लेकर चले जाएगा। मेरे यहां शुगर मिल है, अब वो शुगर मिल वाला अगर मैं ही उसका गुड़ पैदा करूंगा तो कितनी दूर लेकर चले जाऊंगा, लेकिन शुगर मिल वाला उसकी चीनी बनाएगा, कहीं भी जाएगा दूर सप्लाई कर देगा। अगर ये गुड़ी रे तब किस भाव बिकता। आज आप देख रहे हैं कि सफेदा आम भी आपने खाया था, तो कहां से आया, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से आया, तो किसान ले गया था उसको, बीच का आदमी ले गया। पर अगर कानून ना होता तो वहां सफेदे का क्या हाल होता, आप सोच लो। अभी मलियाबाद से दशहरी आया, तो अगर ये कानून ना होता तो मलियाबाद में दशहरी क्या हाल होती, आप सोच लो। लेकिन वही कानून की वजह से हमने मलियाबाद का दशहरी खा लिया, हमने आंध्र प्रदेश का सफेदा खा लिया, हम भी खुश और आज वहां का किसान भी खुश है। ये नहीं चाहते कि किसान खुश हो, ये चाहते हैं कि भाई अपनी पॉलिटिक्स करें। अब दूसरी बात क्या है, न करे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवागी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरी की पूरी जो किसान है ना वो बंधुआ मजदूर बना दिया इन्होंने। और ये अब क्या करेंगे कि सारे की सारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो सिर्फ इतनी बात कही गई कि भाई एक फसल से लेकर और 5 साल तक का आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जमीन उसकी नहीं होगी, केवल वो फसल का समझौता कराएगा, कौन सी फसल आप बोगे, कितनी फसल उसको दोगे, उसके हो जाएगा। उसमें आज से पहले भी चल रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही थी, चल रही थी। लेकिन हम चाह रहे कि इससे भी बड़े लेवल पर अगर चल जाए तो उसमें किसान के सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए हमने उसके लिए कुछ नियम बना दिए कि भाई अगर मान लो उसकी फसल नष्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रखा उसने, लेकिन अगर उसकी फसल नष्ट होगी तो किसी कारण से ओले पड़ गए, पाड़ा पड़ गया, किसी वजह से होगी, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है किसान। आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि आपने मेरे पास साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने ये पूरा ही करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में नहीं है। दूसरा क्या था, कई बार कॉन्ट्रैक्ट वाले ने वहां कोई ऐसी चीज लगा ली और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होगा लेकिन वो टाइम नहीं रहा, तो सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि अगर इतने टाइम के अंदर उसने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा करा, अगर उसने हटा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं हटाया तो वो किसान का ही होगा। यानी कि किसान के अगर पैसे देने की बात है तो उसमें यह कानून बनाया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किसान से पैसे लेने तो पैसे तो लेगा, लेकिन वो उसमें ब्याज नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने किसान के पैसे देने तो उसने पैसे देने पड़ेंगे और जितने टाइम लेट देगा उसका उसने ब्याज देना पड़ेगा। अब एक नई बात चलाई इन्होंने, ये साहब क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो केवल उन्होंने कह दिया कि आप एसडीएम की कोर्ट में जा सकोगे किसके खिलाफ और डीसी कोर्ट में जा सकोगे, आप सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो इससे किसान को फायदा है कि नुकसान है? अगर आप किसी भी चीज को सिविल कोर्ट में लेके चले गए तो आप क्या अनुमान लगे कितने दिनों में फैसला होगा? सिविल कोर्ट में केवल किसान जाएगा, सिविल कोर्ट में तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी तो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर तो फंसाएगा बैठा जाएगा सिविल कोर्ट में। आज आप देख रहे सिविल कोर्ट से डरते तो लोग बाहर फैसले कर रहे, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं झगड़ों के। तो इसलिए किसान के इतने सरकार लिया कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना पड़ेगा, उसका फैसला दे देगी कोर्ट। आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही किसान को गुमराह करते रहोगे, 30 दिन के अंदर उसका निर्णय करके देंगे। तो ये भी सारा का सारा किसान के हित में है। और कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सारा का सारा लाभ जो है वो किसान को लाभ उठा रहा। मैं ऐसी जगहों से आ रहा जहां ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे, आज से नहीं, मेरे बाबा के टाइम से कर रहे, आज से नहीं कर रहे, पिछले
बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। जो गन्ने का जो खेती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और हमें उसके लाभ का पता। अगर वो ना होती, अगर ये शुगर मिल ना होता, तो मेरा ख्याल है इस सारे जिले की जो समृद्धि है यमुनानगर के आसपास की, कभी हो नहीं सकती। तो उससे अब मेरे यहाँ टमाटर पैदा रहा, अगर कोई बाहर से कंपनी आएगा, रदौर में आगे एक फैक्ट्री लगवा चटनी की, वो कहेगा हम इस रेट पे 30 रुपए किलो जो है हम आपका टमाटर खरीदेंगे। अब आज वो कई बार 30 से ऊपर भी, कई बार 30 से कम भी। अब टमाटर को आप कहां लेकर जा सको? आप 3-4 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आपने अगर चटनी की फैक्ट्री लगा ली तो आप उसको 1 साल भी सुरक्षित रख सको। और उसी टमाटर को आप चाहे अमेरिका में लेकर चले जाओ, चाहे इंग्लैंड लेकर चले जाओ, चाहे आप सऊदी अरब लेकर चले जाओ, कहीं लेकर चले जाओ, कहीं भी ले जा सकते हैं। और वो ले जाने वाला कौन है? वो जो बीच का आदमी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास इतनी सामर्थ्य है। लेकिन किसान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने टमाटर लेगा कहीं भी चले जाएगा। तो निश्चित तौर से ये किसान के हित का है और उससे उसको लाभ होगा। तीसरा जो है स्टॉक के बारे में, क्या कि जो दूसरे लोग हैं वो भी फसल को खरीद सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ये कहेगा अगर वो स्टॉक कर लेंगे साहब तो ब्लैक हो जाएगी। तो मैं एक बात दावे के साथ कह रहा कि ये कह रहे कि ब्लैक हो जाएगी, तो मैं जितना भी कांग्रेस का राज रहा, जितना भी आज तक लेगा, जब से देश हुआ अब तक, मैं दावे के साथ कह रहा कि कांग्रेस मुझे ऐसा 1 साल बता दे, 1 साल कोई ऐसा जिसमें कांग्रेस के टाइम में ब्लैक ना हुई हो। हमारा राज 12 साल रहा, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे और 6 साल नरेंद्र मोदी जी का टाइम है। तो मुझे वो दिन बता दे जिस दिन इन ब्लैक में कोई चीज खरीदी। हमारी सरकार आने के तुरंत बाद यूरिया की शॉर्टेज हुई थी, लेकिन यूरिया की शॉर्टेज इनकी पैदा करी थी, क्योंकि इन्होंने ठीक तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, इस वजह से यूरिया की शॉर्टेज हुई। लेकिन आज तक उसके बाद आप एक चीज की भी नहीं बता सकते कि देश में किसी की भी शॉर्टेज हुई। तो ये इनका अपना वो है, जो अपने आज तक ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, उसका ही ख्वाब रह गया वो जगह। और इससे लाभ क्या होगा कि जो बाहर खरीदने वाला है, आज हमारे पास सरप्लस है, फालतू अनाज है। तो अगर कोई आदमी इस प्रकार का बीच बाहर आता है और वो अनाज खरीद के कुछ स्टॉक करता है, तो स्वाभाविक ही है कि वो खरीदेगा, उसको प्रोसेस करेगा, अच्छी तरीके से बेचेगा। मान ली उसने 1950 रुपए ली, उसको साफ करके बढ़िया करके देगा, वो कहेगा जी आपको साफ नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं करनी पड़ेगी, मैं 20 रुपये 50 रुपये ज्यादा लूंगा। स्वाभाविक वो बिजनेस करेगा, उसको ठीक तरीके से रखेगा। रोजाना आपके अखबार में, आपके टेलीविजन में खबरें छपती रहती हैं कि यहाँ गेहूं सड़न लग रही, यहाँ चावल सड़न लग रहा है, यहाँ फलानी चीज सड़न लग रही। लेकिन वो जो एक समस्या थी, उस समस्या का समाधान होगा, तो उससे निश्चित तौर से लाभ होगा। लेकिन का बार बार क्या कहना है कि ये सारी चीज हमने अडानी अंबानी की जिम्मे दे दी। अडानी अंबानी जो है वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, वो लूट लेंगे, सारे देश में लूट लेंगे। अगर अडानी और अंबानी लुटेरे हैं सरकार, तो आप बार बार लोकसभा में, विधानसभा में आप निवेश की बात करें कि भी हमारे टाइम में निवेश जो था इतना था और आपके टाइम में जो निवेश था इतना था, या इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो ये निवेश किस चीज का होता होगा? मेरा पूंजी का ही होता होगा। जो पूंजी आती है उसने निवेश कहें, और पूंजी की गिल्लो उसका पति भी आता होगा, तो उसने पूंजीपति कहें। तो वो पूंजीपति जब इंग्लैंड से आया तो मैं पीठ थपथपा रहा, वो पूंजीपति जब इंग्लैंड से आया तब भी पीठ थपथपा रहा, वो पूंजीपति जब चाहे फ्रांस से आया तब भी पीठ थपथपा रहा। लेकिन अगर वो पूंजीपति भारत का है तो फिर वो लुटेरा है, वो खराब है। पूंजीपति खराब नहीं है, सरकार खराब होती है और अच्छी होती है। अगर सरकार अच्छी है तो किसी पूंजीपति की, किसी की हिम्मत नहीं है, वो ब्लैक कर जाएगा। और अगर सरकार स्वयं बेईमान होगी तो कोई आदमी बचा नहीं सकता। जब बाढ़ ही खेत में खाने लग जाएगी तो फिर खेत सुरक्षित नहीं रह सकता, और अगर बाढ़ ठीक है तो फिर उसको कोई खा नहीं सकता। तो इस बात पे जो ये सारे के सारे लोगों ने शोर मचा रखा है, मैं समझता हूं ये कोई भी बात गंभीरता से रख नहीं सके। और आजकल दिक्कत क्या है, जो बड़ी समस्या है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस बेचैन होगी। एक बिल्कुल अलग टाइप की घटना घटी है अब की बार, शायद मेरा ख्याल का आपका ध्यान नहीं गया। वो अलग टाइप की घटना क्या है कि पहली बार ऐसा लगा कांग्रेस को कि एक सरकार दोबारा रिपीट करेगी, मजबूती के साथ रिपीट करेगी। कांग्रेस ने कभी दिन देखे नहीं थे। 77 में सरकार बनी तो बीच में इन्हें तोड़ दी, 82 में सरकार बनने लगी, इन्हें बीच में कर दिया काम उसका, और ठहके चौधरी बदनलाल को शपथ दिला दी, चौधरी देवीलाल बाहर रह गए। उसके बाद 87 में सरकार बनी, वो सरकार इन्हें बीच में तोड़ दी। उसके बाद फिर चौटाला साहब की सरकार बनी 2000 में,
वो 5 साल से ज्यादा चली नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये दिमाग में इतना पड़ गया कि ये कहां से आ गए ऐसे जिन्होंने दोबारा फिर सरकार रिपीट कर दी। ऐसी सरकार कभी रिपीट हो ही नहीं थी। तो इसलिए बेचारे ये बेचैन है कि भाई ये क्या आ गया है, सरकार क्यों बन गई दोबारा, इस बात के लिए ये बेचैन है। और बेचैन इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनानी, बेचैन इसलिए है बेचारे ये कि भाई किसकी हुड्डा की सरकार बनानी, रणदीप सुरजेवाला की सरकार बनानी, कुमारी शैलजा की सरकार बनानी, किरण चौधरी की सरकार बनानी, किसकी सरकार बनानी। अभी कल देखा ना हमने तमाशा, किस तरीके की औड़ लग रही थी, ट्रैक्टर कौन चलावेगा। मतलब किसान की कोई बात नहीं थी, यहां तो केवल और केवल अपने हितों की बात थी कि मेरे हित कितकर सुरक्षित हैं। और कांग्रेस ने कभी किसान के हित की, गरीब के हित की, देश के हित की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने अगर चिंता की तो सिर्फ अपने हितों की चिंता की। अभी आपने देखा जब धारा 370 समाप्त की तो कांग्रेस उसके खिलाफ थी, जबकि कांग्रेस ने उस टाइम कहा था कि धारा 370 आंशिक है, लेकिन इतने टाइम के बाद समाप्त नहीं करी। और जब हमने समाप्त की तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अभी आपके सामने सीए पे जो सारा देश में ड्रामा किया इन्होंने और लोगों को बकाने का काम किया कि अगर सीए लागू होगा तो मुसलमानों की नागरिकता ही समाप्त हो जाएगी, उनका वोट का राइट समाप्त हो जाएगा। जबकि उसमें वोट का राइट समाप्त करने की थी नहीं, वहां नागरिकता देने की बात थी, किसी की छीनने की बात थी नहीं। लेकिन उन्होंने कितना उसके ऊपर ड्रामा किया। और जैसी जैसी कहीं भी आई, चाहे हम आतंकवाद के खिलाफ आए तो आतंकवाद के पक्ष में आ गए, हम नक्सलियों के खिलाफ आए तो नक्सलियों के पक्ष में आ गए, और जो देश को तोड़ने के नारे लगा रहे थे हम उनके खिलाफ थे तो ये साहब जाएगा उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इनका देश के हित के साथ कोई लेना देना नहीं और ना किसान के हित के साथ कोई लेना देना, और ये केवल अपने। अब जहां तक बात ये कह रहे कि भाई, अभी कह रही है कि भाई ये खरीद नहीं की, अभी जीरी की खरीद में इन्होंने कहा कि भाई अभी तक सरकार इस तरीके से, ठीक है हमने कुछ चेंज किए, तो चेंज करने के बाद क्या इनको चैन से नहीं बैठना चाहिए था। अब कोई नई चीज हम शुरू करेंगे और हम खरीद शुरू करने लग रहे, और ये कह रहे लेट कर रहे। हमने 4 दिन पहले शुरू करी, हर बार 1 तारीख से होती थी, अब की बार 4 दिन पहले शुरू करी, पिछली बार 5 दिन पहले शुरू की थी। तो उसमें एक नया सिस्टम शुरू करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित तौर से थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें ये तो इस बात का इंतजार कर दे कि किस तरीके से इसको सारे खराब करो, क्योंकि बेचारे इतने परेशान थे। जब सरसों की खरीद थी तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कोरोना आ गया, चलो एक कोरोना हमारे भाग से आएगा, शायद सरसों नहीं खरीद सकेंगे। हमने सरसों खरीद ली, फिर ये लगे कहने सरसों तो कम थी इसलिए खरीद ली साहब इन्हें, पर गेहूं कैसे खरीदेंगे, गेहूं हमने उससे बढ़िया खरीद ली। अब की बार कुछ और नहीं मिला तो अब की बार सोचा चलो ऐसे ही कर दें। लेकिन अभी आपके सामने हमने कल तक 5,91,000 मीट्रिक टन धान जो है खरीद लिया मंडियों में। लगभग हमने सारा धान खरीद भी लिया और उठा भी लिया जितना था, और आने वाले टाइम में बिल्कुल सारा का सारा हो जाएगा। अभी ये कह रहे कि भाई बाजरे का क्या कर रहे, बाजरा खरीद रहे। अभी तक हमने 26,616 मीट्रिक टन बाजरा खरीद लिया। मैं दावे के साथ कह रहा, आप गूगल पे रिसर्च करो, कहीं पे रिसर्च कर लो, कहीं से पता ले लो, आप पूछो कि इन्हें कितना खरीदा था। इनकी सरकार 10 साल रही, 10 साल में ही इन्होंने कौन सा बाजरा खरीदा था। अभी तक हमने 324 मीट्रिक टन जो मक्का है वो हमने खरीद लिया। अब ये बताओ कि इन्होंने कितना मक्का खरीदा था। अरे यहाँ नहीं, मैं पूछ रहा पंजाब में कितना खरीदा अभी बता दो, इन्हें राजस्थान में कितना खरीदा वहां बता दो कितना खरीदा, और हरियाणा में इन्होंने कितना अपने टाइम में खरीदा था वो बता दो। लेकिन इन्होंने इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल गुमराह करके, गलतफहमी पैदा करके, लोगों को आगे करके इस प्रकार से कि कोई एक बकाया के बाद झगड़ा करा दो और उस पर अपनी रोटियां सेकने की राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने सिरसा में देख ही लिया होगा सारा तमाशा इन्होंने क्या किया, सारा का सारा वो सारा का सारा जिस प्रकार से इन्हें प्रेरित किया। अब इस बात का क्या तुक था कि अगर आप डिप्टी सीएम के सारे घर भी जाओगे अंदर लोग, कोई आज तक गया क्या? मुझे सारे टाइम की कोई घटना बता दोगे कभी भी कोई किसी घर में गया होगा। सरकार ने कहा कि ठीक है आप अपने 5 प्रतिनिधि अपने भेज दो, वहां वो बात कर लेंगे, जो भी घर में होगा वो बात करेंगे, चाहे चौधरी रणजीत सिंह के यहाँ जाओ, चाहे दुष्यंत जी के यहाँ जाओ, अपने 5 आदमी जाके बात करो। लेकिन 1,000 आदमी या 2,000 आदमी के हम सीधे घर में जाएंगे, आज तक गए क्या किसी के यहाँ? लेकिन जानबूझ के भड़काया के व्यवस्था खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। किसान इस बात को समझ गया कि ये हमारे हित के लिए नहीं, अपने राजनीतिक हितों के लिए सारा काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि कहीं भी लोगों ने कांग्रेस का ना कोई सुनने आया और ना ही किसी ने साथ दिया। तो मेरा मानना है कि ये बिल जो है 100% किसान के हित में है, और किसान इस बात को समझता जा रहा है, और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से उसको परिवर्तन साफ नजर आएगा। और इससे अब कांग्रेस घबराई है,
क्योंकि इससे जब किसान को लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर से उसका जो आशीर्वाद है वो अब की बार का आशीर्वाद नहीं, भविष्य का आशीर्वाद भी जो है किसानों का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, इसीलिए कांग्रेस डरी है। धन्यवाद। मंत्री जी, आपने बताया कि जो ये तमाम बातें, तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को आपने सुना और कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी। केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं, खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो फायदा किसान को ही होगा, कोई मंडी खत्म नहीं होने वाली है, एमएसपी भी रहने वाला है, मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहा है कंवरपाल गुर्जर ने। कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए कंवरपाल गुर्जर। राहुल गांधी केवल लिखी हुई बात पढ़ करके आए हैं, उन्हें तीनों कानूनों के बारे में नहीं पता है, और अगर पता भी है तो भी ये बहुत खतरनाक बिल, तो भी ये बहुत खतरनाक बात है कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।